तो वो स्टेप्स देते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जिस बच्चे ने हर एक लाइन को पढ़ के पिक्चर्स बना ली, क्वेश्चंस बना ली, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो ना बना पाए। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज उसको आ जाएगी, 10 में से 8 लाइन समझ पाया ना, समझ तो पाया। पहला चैप्टर पढ़ेगा हो सकता है 8 ना 3 समझ पाया, समझ तो पाया ना। जिसने खुद दूसरों से सुनी 10 की 10, एक बच्चा वो है, एक बच्चे ने पढ़ा और 3 पहले खुद समझ ली, ज्यादा बेहतर तो खुद समझने वाला हुआ। आज 3 समझिए, कल 10 समझ लेगा। तो टिपिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग का बहुत सॉलिड गैप है। हाँ। स्कूल के पास पहली बात तो टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशियो हाँ। ज्यादा है। उसके अंदर से टिपिकली जो सिचुएशन होता है कि जो आपके कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको ही चूज करा जाता है, लेकिन जब एवरेज और बाकी जो बिलो एवरेज बच्चे छूट जाते हैं। हम पहले बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, पिक्चरेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ मेन स्किल्स हैं। ये स्किल्स होने के बाद ही बच्चा बुक्स की तरफ आगे बढ़ता है कि पहले स्किल्स होंगी, उसके बाद वो नॉलेज को गेन करेगा। अगर स्किल्स नहीं है तो नॉलेज को गेन नहीं कर सकता। इसमें सिंपल चीज होती है, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बच्चे ऐसा क्यों कि उसको वैसा माहौल मिला, मैं ऐसा क्यों कि मुझे ऐसा माहौल मिला है, आप ऐसे क्यों आपको ऐसा माहौल मिला है। आपके जीवन से माहौल में हटा दूं, क्या आप तभी सोलोमन सर ऐसे बन पाएंगे या अलग होंगे कुछ? मैं ऑब्वियसली अलग ही होगा क्योंकि माहौल चेंज हो गया। तो सेम चीज बच्चे के साथ भी होता है। बच्चा क्लास 8 में आ चुका है, 6 में आ चुका है, उसके बावजूद उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। वहां से अगर लेके चल रहे हैं तो मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं, 30 डेज लगते हैं मैक्सिमम। 15 days to 30 days, which means from the start of अक्षर to actually implementing this, because बच्चों के लिए easy रहता है, because बच्चों का क्योंकि वो यंग है, वो जल्दी से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, पुरानी चीज़ें जो रिजल्ट नहीं लाती उसको जल्दी से निकाल देते हैं, और जो अच्छी चीज़ें जिससे आ रहा है वो, तो उनको लर्निंग और अनलर्निंग में दिक्कत थोड़ी कम होती है, बिकॉज वो यहाँ पे हो रहे हैं। ये आपके रेगुलर बच्चों के ऊपर काम करते हैं या जो आपके बच्चे जो होते हैं जो कि थोड़ा सा डिले में है, माइलस्टोन से अचीव ले रहा है, इवन चिल्ड्रन हुआ ADHD, ऑटिज्म, इस टाइप के बच्चों के ऊपर ये वाले मेथड्स चलते हैं? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये सवाल पूछना था कि द फाउंडेशन व्हिच यू आर वर्किंग इन, इट इज बी एकलव्य फाउंडेशन, टिपिकली इसके पीछे का थॉट क्या था? देखिए, बी एकलव्य फाउंडेशन मेरे फादर मिस्टर राकेश विटांगर सर ने शुरू की है ना। तो उनका जो मोटिव था, या कह सकते हैं उन्हें जो दिखा, मोटिव से बेहतर शब्दों को जो उन्हें दिखा कि उन्होंने जब अपनी लाइफ को देखा, फिर हमारी लाइफ को देखा स्टडी में कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तब उन्हें जो रियलाइज हुआ, जो समझ में आया, उसका एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट है बी एकलव्य। कि उन्होंने भी अपनी पढ़ाई में चीज़ों को याद करा था और याद करने को अच्छा समझा था कि याद करके ही चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं और उसमें ही बेहतर हुआ जा सकता है। ठीक, उन्होंने फिर हमको देखा कि हम भी वही सेम प्रोसेस पे गुजर रहे हैं, तो उन्हें अपना याद है कि मैं इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मैं आज जहाँ पे हूँ, मुझ में ये सारी कमियां हैं, मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा इस सिस्टम की वजह से, और यही सिस्टम सिस्टम, हाँ, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो उसमें फादर ने देखा कि अगर ये बच्चे भी इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे तो इनका भी वही हाल होना जो मेरा हुआ था। तब उन्हें वापस समझ आया कि ये तो नहीं करना, क्या करना है ये सब उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था क्या नहीं करना। तो वहां से बी एकलव्य स्टार्ट हुआ कि ये तो नहीं करना, अब क्या करना है। वो फिर एक लंबा प्रोसेस था जिसके में 25 ईयर्स समय लगे कि सॉर्ट आउट करने में कि हमें क्या करना है। और आज एक तरीके से प्रोसेस हमारे पास तैयार है कि ये बी एकलव्य है, ये इसका स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है जिसमें बच्चे को पढ़ने, मतलब चीजों को सिर्फ एक बार पढ़ना है और उसे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टिपिकली स्कूल के अंदर क्या कर रहे हैं और आपके मेथड में क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस दोनों में पहली चीज तो ये आती है कि मतलब मल्टीपल चीजें इसमें। पहली चीज में हम ये बात करेंगे कि एक टीचर होता है, टिपिकली वो क्लास में एंटर करते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि हम आज वाला चैप्टर करेंगे, वो रीड करवाते हैं बच्चों से, बच्चों से रीड करते हैं। कई बार टीचर्स खुद रीड करते हैं और पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं, अलग अलग तरीका, लेकिन होता ही रीड होता है। उसके बाद टीचर्स को एक्सप्लेन करता है, या पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कुछ टीचर जो अपने आप को बेहतर समझते हैं कि हाँ मैं पहले क्वेश्चंस कर लूँ, एक प्लेटफॉर्म बना लूँ, उसके बाद से बच्चों से कनेक्ट करूँ, वो ये भी करते हैं। लेकिन इन द एंड फिर टीचर्स को समझाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स, हो सकता है कुछ टीचर्स क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देते हैं, कुछ टीचर मार्क लगवा देते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, कुछ टीचर आंसर बच्चों पर छोड़ देते हैं कि बेटा आप इसको खुद ढूंढ के लेके आए। होलसम प्रोसेस पूरा यही है हमारे सिस्टम में, ये इनमें से एक भी काम नहीं होता। ठीक, हम पहले बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें से रीडिंग, राइटिंग, पिक्चरेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ मेन स्किल्स हैं। ये स्किल्स होने के बाद ही बच्चा बुक्स की तरफ आगे बढ़ता है कि पहले स्किल्स होंगी, उसके बाद वो नॉलेज को गेन करेगा। अगर स्किल्स नहीं है तो नॉलेज को गेन नहीं कर सकता। तो टिपिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग का बहुत सॉलिड गैप है। हाँ। बिकॉज आई थिंक स्कूल के पास पहली बात तो टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशियो ज्यादा है। उसके अंदर से टिपिकली जो सिचुएशन होता है कि जो आपके कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको ही चूज करा जाता है, लेकिन जब एवरेज और बाकी जो बिलो एवरेज बच्चे छूट जाते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड अलग है। ठीक है, वन सिलेबस या मान के वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला करिकुलम चल रहा है। हाँ। जिसकी वजह से
देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यहीं से मेरे ख्याल से देयर इज कॉन्फिडेंस और मान के चलो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होते हैं। इसमें और भी चीजें जैसे अगर बच्चे और टीचर के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उस बच्चे को जरूरत क्या है। तो हमारे पहले क्लास में जिस तरीके से हम सेटअप करते हैं, मैंने पहले बताया कि स्किल्स पहले हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। और स्किल में हम क्लास 8th का बच्चा हो या 6th का बच्चा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, क्लास से मतलब नहीं है, हमें स्किल से मतलब। अगर इसको रीडिंग नहीं आती तो क्लास 8 का हो चाहे 5th का हो, दोनों एक साथ ही बैठेंगे, वो एक दूसरे को सिखाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैंने बताया 2 सब्जेक्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि एक पूरे दिन में एक पूरी क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट एक ही टीचर करवाए। अगर एक बच्चा 8 सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक टीचर पढ़ा क्यों नहीं सकता? तो आप सॉल्व कैसे करते हो? टीचर को स्किल्स देके, टीचर को स्किल्स कैसे देते हो? ट्रेनिंग देके। ट्रेनिंग में टिपिकली आप क्या कवर करते हो? बिकॉज टीचर्स की हाँ। एक बैकलॉग चलता है क्योंकि उन्होंने भी एजुकेशन एक तरीके से लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस पर्टिकुलर लर्निंग जो ऑलरेडी है उसको आप अनलर्न कैसे कराते हो? ये एड ऑन नहीं है, ठीक है, ये एड ऑन नहीं है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। कैन यू एक्सप्लेन मी कैसे करता है? देखिए कि अभी जैसे हमने सिर्फ पहले बात की कि टीचर किस तरीके से एक चैप्टर को समझाते हैं, तो जो सारे काम एक टिपिकल टीचर करता है उनमें से एक भी काम उस टीचर को नहीं करनी, ठीक है। पहले हमने बात की स्किल्स के ऊपर कि बच्चों को स्किल्स डेवलप करवानी है, ठीक है। अब टीचर को कैसे डेवलप करवाते हैं, मेरे स्किल्स जब भी मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या हो सकता है? टीचर की एक बच्चे की राइटिंग बेहतर हो, ये स्किल नहीं है। स्किल का मतलब है आप क्या मेरी राइटिंग बेहतर करवा सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो वो आपके पास स्किल है, नहीं तो नहीं। आपने उस अपनी राइटिंग को होश में बेहतर नहीं करा, आप कॉन्शियस नहीं थे उसको करते वक्त। अगर होते तो आपको पता होता उसका प्रोसेस कि आपकी राइटिंग बेहतर कैसे हुई। सेम चीज टीचर के साथ भी होती है। टीचर की राइटिंग कई बार बहुत बेहतरीन होती है पर बच्चों की राइटिंग नहीं होती, तो टीचर को नहीं पता कि मेरी राइटिंग कैसे बेहतर हुई। तो टीचर को वो स्टेप्स हम देते हैं कि वो स्टेप्स क्या हो सकता है जिसके थ्रू अपनी राइटिंग बेहतर कर सकते हैं। एक राइटिंग एग्जाम्पल हुआ, इसके बाद रीडिंग आती है। रीडिंग के बाद हम विजुअलाइजेशन करवाते हैं, पहले पिक्चरेशन फिर विजुअलाइजेशन। पिक्चरेशन का मतलब होता है कि जो कुछ आपको दिख रहा है उसको ड्रॉ करना, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कुछ आपने देखा था उसको ड्रॉ करना, यानी कि आपके माइंड में जो इमेज चल रही है उसको ड्रॉ करना। तो ये वाला जो टिपिंग पॉइंट है जहाँ पे बच्चे बनाना स्टार्ट करते हैं वो टिपिकली कितने टाइम के बाद अचीव होता है? आपको नोट करा होगा आप काफी टाइम से, ये कितने टाइम से बी एकलव्य का फाउंडेशन कितने टाइम से और कितने बच्चों के अपने काम करें? लगभग 200 स्कूल से ज्यादा स्कूल हम पहुंच चुके हैं। कितने बच्चे? लगभग 5 to 8 lakhs के बच्चों के आसपास आपने स्टडी प्रोसेसिंग सिखाया? हाँ। तो आपने पैटर्न नोटिस करा होगा कि टिपिकली कितने टाइम तक बच्चा अपने स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है? मतलब वो टिपिकली अगर आपका मेथड यूज करते हैं तो टिपिकली कितने दिनों के अंदर ही गेट्स इंटरेस्टेड इन द स्टडीज? रियलिस्टिक आंसर जो उसका देना चाह रहा हूँ वो ये कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को इंटरेस्ट होता है स्टडी में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। एक एवरेज बता सकते हैं कि लगभग कितने दिनों के अंदर उसको? डे 1 से ही हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट होता है। दैट इज अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। लेकिन अगर रियलिस्टिकली हो सकता है कि मान अब मैं जब डे 1 से बोल रहा हूँ तो डे 1 में हम चैप्टर्स नहीं बनवाते, डे 1 में हम राइटिंग सिखाते, ठीक है ना। तो राइटिंग का जो हमारा मेथड है उसमें ये है कि बच्चे वर्क करते चले जाएंगे और लेते भी आएंगे। जैसे मैं अगर टीचर हूँ तो मेरे सामने टेबल, एक बच्चा आएगा, मैं उसको वर्क दूंगा, वो चेक करेगा, फिर वो सीट पे जाएगा, वो बनाएगा, फिर आएगा, ठीक। इस तरीके से लगातार बच्चा कंटिन्यू मेरे पास आता रहता है। तो और फिर उसे गुड वेरी गुड मिलते रहते हैं। एक टिपिकल नॉर्मल स्कूल में गुड वेरी गुड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, और होता भी है तो उसे कॉपी में होता है, उसे अप्रिशिएट नहीं हो पाता बच्चे को, तो वो बात कन्वे नहीं हो पाती कि मैंने गुड क्यों दिया। तो जब बच्चा लगातार उठ के मेरे पास आता रहेगा, वो चेक करवाता रहेगा, मुझसे पूछते रहेंगे, गुड वेरी गुड मिलता रहता है, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है इसी चीज़ के अंदर ही। तो डे 1 से ही उन्हें इंटरेस्ट इसी चीज़ के अंदर आ जाता है। आर यू सेइंग दैट जब तक बच्चे के स्किल्स या बच्चे के एफर्ट अप्रिशिएट ना करे तब तक बच्चा स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता? क्योंकि अभी करंट सिनेरियो के अंदर सिर्फ 1-2 बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है लेकिन हर एक बच्चों को नहीं करा जाता। तो आप ये भी कह कैसे सकते हैं कि जिस बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे वही इंटरेस्ट लेगा इन स्टडीज और एवरी हर एक चीज में। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि डे 1 से इवन द चिल्ड्रन हु आर आई वुड से दैट नॉट वेरी स्मार्ट और यू कैन से नॉट वेरी इंटेलिजेंट, या जिनको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको भी डे 1 से फर्क पड़ने लग जाता है। तो ये एक्चुअल फर्क है जहाँ पे वो इंडिविजुअल, बिकॉज देखो शाबाशी इज एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, लेकिन मान के चलो कि मैं अपने आप को इंटरनल शाबाशी किस दिन से देना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर आपका मेथड जो बताता है वो ये बताता है कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना दूं कि मेरे को किसी टीचर की जरूरत है। आई थिंक दिस इज व्हाट क्रिएट लेवल क्लेम्स। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो क्लेम है एक्चुअली पुख्ते तरीके से कब आता है? जब बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके विदाउट एनी ट्यूटर विदाउट एनी टीचर स्टार्ट्स कंप्लीटिंग हिज चैप्टर। ये लेवल कितने दिनों के अंदर अचीव होता है? जिस वक्त उसकी स्किल्स कंप्लीट हो जाती हैं उस वक्त। और टिपिकली स्किल्स को इंस्टॉल करने में 30 डेज मान सकते हैं मैक्सिमम, 15 to 30 डेज मैक्सिमम। और टिपिकली कितना टाइम देना होता है? एक एवरेज स्कूल जितनी देर का होता है, तो मतलब एक बच्चे को 5 to 6 आवर्स का पर डे। हाँ, अच्छा, पर डे अगर मतलब ये 15 डेज हम बात करें
कि जहाँ पे 15 डेज से 30 डेज की अगर बात करें कि जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं तब हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ जीरो से, बिकॉज जीरो से मीन्स मेरा कि बच्चा क्लास 8 में आ चुका है, 6 में आ चुका है, उसके बावजूद उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, हाँ। वहां से अगर लेके चल रहे हैं तो मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं, 30 डेज लगते हैं मैक्सिमम। 15 days to 30 days, which means from the start of अक्षर to actually implementing this, because बच्चों के लिए easy रहता है, because बच्चों का क्योंकि वो यंग है, वो जल्दी से चीजों को अडॉप्ट करते हैं, पुरानी चीजें जो रिजल्ट नहीं लाती उसको जल्दी से निकाल देता है, और जो अच्छी चीज है जिससे आ रहा है वो, तो उनको लर्निंग और अनलर्निंग में दिक्कत थोड़ी कम होती है, बिकॉज वो यहाँ पे हो रहा है। ये वाला जो मेथड है ये क्या बड़े लोगों के ऊपर भी चलता है? हाँ, बड़े लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, उसको टिपिकली कितने दिन लगता है? देखिए इनके पास बेसिक स्किल्स होते हैं तो हमसे सीधा चैप्टर्स बनवाते हैं और बना लेते हैं, तो डे 1 से वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, कोई अपने ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है, तो डे 1 से जब उन्हें समझ में आता था कि मेथड क्या है, सिंपल मेथड है, 5 स्टेप का मेथड है। रीड द टॉपिक, मेक मैक्सिमम पिक्चर्स, मेक मैक्सिमम क्वेश्चंस, इसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द टॉपिक और मेक अ वीडियो ऑफ इट, है ना। 5 चीजें करनी है। थ्रू होम? आपके पास अगर टीचर हैं उनको करना है ना। अगर आप एक क्लास के अंदर हैं तो अगर आप एक क्लास के अंदर हैं तो आपको क्लासमेट्स को करना है, उसके बाद टीचर को करना है, और अगर टीचर आपके पास नहीं तो किसी भी एक व्यक्ति को जो आप सुना सकते हैं, नहीं है तो आप उसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक, वीडियो किसके लिए बनानी है? खुद के लिए, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो मतलब फर्स्ट इज रीडिंग, सेकंड इज पिक्चराइजेशन। पिक्चराइजेशन। पिक्चराइजेशन में क्या होता है? पिक्चराइजेशन में ये होता है कि हर एक लाइन को पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको ड्रॉ करना है, जो मुझे समझ आ रहा है। जो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मान के लो कोई समझ नहीं आ रहा तो उसमें क्या होता है? हाँ, अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो लाइन वर्ड से मिलके बनी होती है, ठीक है। यानी आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड होगा ऐसा, गिव मी एन एग्जांपल। प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल, है ना। लाइन क्लियर हो रही है आपको? क्लोरोफिल मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्लोरोफिल आपको प्लांट समझ समझ आ रहा, क्लोरोफिल नहीं समझ आ रहा। क्लोरोफिल आपको समझ नहीं आया। अब इसकी नेक्स्ट लाइन जैसे सिंगल लाइन समझ नहीं आ रही तो जिसकी अगली लाइन होगी वो आपको पता लगे, वहाँ पे पता लग जाएगी कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट, है ना, अंडर अब यार सेगमेंट समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब इस पिगमेंट का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग क्या होता है पिगमेंट का, है ना, कि पिगमेंट जो वर्ड है, इस टर्म का जो मीनिंग है वो आपको जानना पड़ेगा। वो आप डिक्शनरी से ले सकते हैं। डिक्शनरी में? हाँ, फिर डिक्शनरी से लेके फिर उसकी पिक्चर बनाएंगे। पिगमेंट क्लियर होगा आपको, पिगमेंट क्या चीज है, अब उस पूरे सेंटेंस की आप पिक्चर बनाएंगे। सो लेट्स से प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल इज मेड ऑफ पिगमेंट्स। क्लोरोफिल मतलब एक पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। हाँ, तो मतलब क्लोरोफिल के अंदर पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन कलर हो रहा है। हाँ। सो इफ आई हैव टू डू अ ड्राइंग ऑफ दिस, टिपिकली मैं उसको पिक्चराइज कैसे करूंगा? प्लांट क्लियर हो रहा है ना, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी क्लियर हो रहा है। प्लांट के केस में वो गमला दिख रहा है, गमले के ऊपर एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है। अब पिगमेंट कहाँ पे? पिगमेंट प्लांट के ग्रीन इसके अंदर है। हाँ, तो लीव्स में हम एरो करके बना सकते हैं, है ना। मल्टीपल अपने अपने थॉट प्रोसेस जैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपने प्लांट बना दिया ना, आपने पॉट में बना दिया, कोई ट्री बना सकता है, फिर जो भी ग्रीन पार्ट है उस पर एरो कर दिया और वहाँ पे हमने उसको सर्कल करके पिगमेंट दिखा दिया कि ये पिगमेंट है, ये भाग क्लोरोफिल है। इस तरीके से हम उसको आप दिखा सकते हैं। अपने अपने मेथड है, आप जिस भी तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं। माहौल का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे? अब देखिए वो एक फैक्टर रहता है, कितना बड़ा फैक्टर है? 50-60% तक बच्चे, बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो माहौल टिपिकली इस प्रक्रिया को करने के लिए किस टाइप का माहौल चाहिए? तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू, बिकॉज सी आप मेरे को विजुअलाइजेशन की बातें करें, पिक्चराइजेशन की बातें करें, और मैं एक क्रिएटिव प्रोसेस की बात करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन क्रिएटिव प्रोसेस एक एनवायरनमेंट के अंदर बखूबी निकल कर आता है। लेकिन अब मेरे जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ माहौल से, वो ये नहीं है। मेरे मापे माहौल से मतलब ये है कि क्लासरूम की अगर मैं बात करूँ या फिर बच्चों के विषय में बात करूँ, तो जो मेरा माहौल से मतलब वो ये है कि बच्चे एक दूसरे को पे देखें, सीखें और सिखाएं। उस माहौल की हम बात कर रहे हैं। मैं ऐसे माहौल की बात नहीं कर रहा। करने को एक इंडिविजुअल बच्चा भी इसको कर सकता है, हाँ, ठीक है, कि एक अकेला बच्चा भी अगर बैठेगा तो भी इस प्रोसेस के थ्रू वो कर सकता है। मेरा जो माहौल का मतलब ये है कि वो जो पूरा कोर बीक लेवल जो पूरा कोर है वो हर एक लेवल को देखे, सीखे भी और सिखाए भी, ठीक है, खुद भी करे और करवाए भी और किसी को करवाते हुए भी देखे, तीनों काम करे, खेले भी खिलाए भी और दोनों को खेलते और खिलाते वक्त भी देखे, तो तीनों काम एक साथ करे। उस चीज के लिए हमें वहाँ पे माहौल चाहिए, ठीक है। और ये वाला सेम टू सेम माहौल अगर अकेले बंदे को बांधना हो तो फिर वो कैसे कर सकता है? बिकॉज आपको लगता है ना कि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, कोई डिस्क्लोजर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो ये वाला लेवल के लिए आपको मिनिमम कितनी बार किसी और के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न दैट? क्योंकि ये अकेले पॉसिबल है क्या? हाँ, बहुत से लोगों ने अकेले भी किए। तो और कितना ज्यादा करेक्ट है? बिकॉज अकेले आपको लगता है कि एग्जॉस्शन, बिकॉज मेरे को लगता है कि जब सेल्फ फॉर एग्जाम्पल इग्नोर आप बाप करें, दो ब्रेन्स हैं और एक पर्टिकुलर उसके अंदर बैठेंगे और एक साथ हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो फिर जल्दी रिजल्ट निकल कर आता है और मजा भी आता है, एक्साइटमेंट भी आती है। हाँ, टीम वर्क में मजा आता है, बिल्कुल।
लेकिन यहाँ पे अकेला है बंदा, सोलो, मेरा नाम भी सोलो, मैंने सोलो बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मोस्टली मैं काफी सारे के समय मैं अकेले ही करता। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे अगर, और मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा अलग टाइप का है। आई वांट टू रीड 2 to 3 बुक्स एट द सेम टाइम। तो मैं 3 बुक्स एक साथ पढ़ रहा हूँ। वन इज गुड वाइब्स, सेकंड इज पर्पल काउ, एंड थर्ड इज वन मोर बुक व्हिच आई एम रीडिंग, ठीक है ना, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। इट्स कॉल्ड द बॉडी कीप्स द स्कोर। वो ट्रॉमा के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर है। तो तीनों के तीनों बुक्स अलग अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। एक किंडल पे पढ़ रहा, एक उस पर पढ़ रहा हूँ, किताब पे पढ़ रहा हूँ, और 2 किताब पढ़ रहा हूँ, एक किंडल पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और इनके टाइमिंग्स अलग अलग है। द ओनली थिंग व्हिच आई एम अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये किताब पढ़ने वाला जो पार्ट है, जब तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग है तब तक तो मजा आ रहा है। लेकिन जैसे अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई तो भी एक अंदर ना एक भार टाइप का बह गया है कि यार ये समझ क्यों, वो बोझ बनता चला जा रहा समझ क्यों नहीं आ रहा मेरे को, है। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप है। एक के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज है, दूसरे के अंदर आपका साइकोलॉजी वाला लैंग्वेज है, तीसरे के अंदर आपकी फील वाली लैंग्वेज है। तो अगर आप एक बुक पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं होगा क्या? हाँ, सिर्फ सिंगल एक बुक पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं होगा क्या? हो सकता है। होगा। देखिए, जो आपने पढ़ा है या जो आपने पिछला समझ चुके हैं, आप उसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्या है या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसे लिख रहे हैं, हाँ, उस चीज को लिख के चले जा रहे हैं, खुद के एग्जाम्पल्स भी बनाते चले जा रहे हैं उसके साथ में। तो कुछ कुछ के एग्जाम्पल मैंने बहुत इंटेंसली मैंने करा नहीं है, लेकिन उसके भाव को मैं जब समझता हूँ ना, तो मैं उसको अपने एक जर्नल या डायरी के अंदर लिख देता हूँ कि मेरे को ये चीजें समझ आई है, मैंने पिक ठीक करी है। इससे, और मैं उसको एक्चुअली मैं रियलिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखिए, सो फॉर एग्जाम्पल गुड वाइब्स है, उसके अंदर बताया गया है कि तुमको डिटैचमेंट पे फोकस करना है। तो मैं डिटैचमेंट वाला जो पॉइंट है मैं उसको थोड़ा सा समझ रहा हूँ। पर्पल का वाला पार्ट है, उसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू दिस पॉडकास्ट आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी कीप्स द स्कोर, जो किताब ठीक है। है तीसरी वाली, जो कि ट्रॉमा के ऊपर बात करती है। तो वो कहता है तुम्हारे डीप साइकोलॉजिकल फियर्स है वो अभी के नहीं बहुत पुराने पुराने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट के अंदर कोई एंजाइटी टाइप का आता है तो मुझे पता है कि ये आज का नहीं है, ये पुराना वाला पास्ट का, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हाँ लग गई। अब देखिए, जो आप मुझे बता रहे हैं ना, आप जो पढ़ रहे हैं उससे की पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपको की पॉइंट्स नहीं निकालने, अच्छा, जो कुछ आपको समझ में आई एक तरीके से गए, आपने एक बुक को पढ़ा, आपने एक सामने वाले का पर्सपेक्टिव लिया, अब उस पर्सपेक्टिव को साइड रखें और जो आपको समझ में आया अपनी एक बुक लिखें फिर। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मेरे हिसाब से एक होनी चाहिए, हाँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जी, ओके। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, मैं इससे पहले बात की, लाइन को पढ़ के खुद की पिक्चर्स बनाना, ठीक है। जब वो बच्चा पिक्चर्स के थ्रू उस चैप्टर को, उस टॉपिक को सुनाता है, वो ऑलमोस्ट उसका चैप्टर होता है। वहीं से राइटर एक बार को सोचेगा, यार मैंने ये बताया था, बात सेम होगी, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का वे अपने अपने अंतर है, दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग है ना। तो वो एक तरीके से टॉपिक उसका हो जाता है, फिर वो टीचर का नहीं रह जाता, वो बुक का नहीं रहता। सो बेसिकली आप किताब का जो पूरा क्रक्स है अपने हिसाब से दोबारा से रिक्रिएट करते हो। हाँ, अपनी किताब में। एंड देन आपका जो एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन गेट्स बेटर। हाँ, साथ में आप क्वेश्चंस भी उसके ऊपर बना सकते हैं और बनाएंगे उसको। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब इसको यूटिलाइज भी करें, कैसे, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके या उसके ऊपर वीडियोस बना के। अच्छा, लास्ट में टुवर्ड्स ये कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ हाँ, ऑन, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कि एक इंसान को सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए बिकॉज उसको रिचार्ज का टाइम मिलता है। तो फिर मेरे पास 2-3 पिक्चर्स बन गई भैया, हाँ। जैसे मोबाइल फोन तो रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। हाँ, इंसान को अपनी खुद की फोटो डाल के अपने आप को, मेरे लेट्स से मैंने अपने आप को टाइम स्पेंड करा, अकेला बैठू कर रहा हूँ, तो उस वाले के अंदर मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि आई एम गेटिंग एनफ रिचार्ज। तो वो कुछ पिक्चर्स मेरे बन रहे हैं, देन आई कैन एक्चुअली रिक्रिएट दिस चैप्टर की अच्छा इसका मतलब ये है। हाँ, तो अच्छा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन व्हिच वी टॉक अबाउट। ओके, इस तरीके से उसको यार ये जो आपने बताया ना मेरे को, ये वाइल रीडिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में रहता है कि इसको खत्म करना है। हाँ, ये मेरे पास होता है बार बार, ठीक है ना, यार यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, किक मिल रही है, और आगे चलता है, बट बाय द एंड ऑफ द बुक व्हिच आई फिनिश मैं रिटेन ही नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि आप उसे बस पढ़ने के लिए, खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं। और ये मैं अभी से नहीं, मैं काफी टाइम से इसको वो कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप उस बुक को लिटरली लिफ्ट कर रहे हो, हाँ, और आप लिफ्ट तब कर पाते हो जब आप उसको रिटेन कर पाते हैं, और रिटेन करके लगा पाते हो, तो फिर आप एक्चुअली में उस किताब से यूटिलाइज हो पाती, वो यूटिलाइज होगी तभी रिटेन हो पाएगी। जैसे हम जब बच्चों को, क्लास नर्सरी का जो बच्चा होता है, हम उसे 1 to 9 सिखाते हैं, आगे की काउंटिंग नहीं सिखाते। पहले 1 to 9 सिखा दिया, पहचान हो गई, अब उसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे, तब उसे 10, 11, 12 सिखाएंगे। आमतौर पर किसी स्कूल में 10 to 20 मतलब पहले
1 to 10 होता है, फिर 11 to 20 होता है ना। 1 to 9 आ गया ना, 1 to 9 से आप विदाउट कैरी एडिशन बना सकते हो ना। पहले आप वो सीखो, उसके बाद आगे बढ़ना। विदाउट बोर्ड सेपरेशन बना सकते हो ना, तो पहले वो करो, उसका यूटिलाइज करो, देन फिर आप आगे लो। ये कॉन्सेप्ट इसमें पड़ता है। अच्छा, तो ये वाला जो मेथड्स है, ये आपके रेगुलर बच्चों के ऊपर काम करते हैं, या जो आपके बच्चे जो होते हैं जो कि थोड़ा सा डिले में है, माइलस्टोन से अचीव ले रहे हैं, इवन चिल्ड्रन हुआ हाँ, हाँ। ADHD, ऑटिज्म, इस टाइप के बच्चों के ऊपर ये वाले मेथड्स चलते हैं? हाँ। मतलब आपने इन बच्चों के साथ भी काम किया है कि आप इतने सारे स्कूल्स, आपने 5 लाख स्टूडेंट्स के साथ काम करा है? मतलब हमने नहीं, इन द सेंस कि हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, कई सारे स्कूल्स में फिजिकली गए, कई सारे स्कूल्स में फिजिकली नहीं गए, और फिर टीचर्स ने ही उनको करवाया है। तो ऐसा ऐसा है कि मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या चाइल्ड विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी? जैसे अभी जो मैम हमारे साथ हैं, प्रीति जैन मैम, उनके स्कूल में कई सारे बच्चे हैं, मल्टीपल उन्हें जो आपने बताया उनमें से कुछ चीज़ें उनको, कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो उनके साथ हमने वर्क किया। वो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जो मैम है वो आपको पर्टिकुलर बता पाएंगी हमने इस बच्चे के साथ हमने ये चीज़ें की और वो इस तरीके से। लेकिन इसमें ना, जैसे जो भी आपने मुझे बताया, इसमें सिंपल चीज़ होती है, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बच्चे ऐसा क्यों कि उसको वैसा माहौल मिला, मैं ऐसा क्यों कि मुझे ऐसा माहौल मिला है, आप ऐसे क्यों आपको ऐसा माहौल मिला है। आपके जीवन से माहौल में हटा दूँ, क्या आप तभी सोलोमन सर ऐसे ही बन पाएंगे या अलग होंगे कुछ? मैं ऑब्वियसली अलग ही होगा क्योंकि माहौल ना? चेंज हो गया। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है कि उसका पूरा माहौल अगर हम चेंज कर दे तो बच्चा भी चेंज दे, ऐसा। तो वो क्लास के अंदर जब नॉर्मल बच्चों के साथ रहता है, बाकी बच्चों के साथ रहता है कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, तो स्लो हो सकता है ना। और हमें कोई खींच के लंबा भी नहीं करना है, किसी को दौड़ भी नहीं लगवानी कि तुम उसके जितना बनाओ। वो जितना कर सकता है कल से बेहतर है, वी आर ओके विद देम, और बच्चे भी उससे ओके होते हैं कि मैं कल से बेहतर हूँ, ठीक है हम आगे चलें। कॉम्पिटिशन नहीं है किसी से, तो उनमें भी धीरे हो सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट उनमें भी धीरे करके आ जाता है इस तरीके से। बिकॉज उनका भी माइंड काफी, कहा जाता है कि काफी बच्चे जो मतलब मान के लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ADHD के अंदर, उनका भी माइंड का थॉट प्रोसेस है, टिपिकली दे आर गुड विद पिक्चर्स आल्सो। हाँ, उनका पिक्चर पे मेमोरी बहुत अच्छा ये है। ना कि पिक्चर्स बनाना, चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस करना हर एक बच्चे को अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई सा ही बच्चा हो, कैसा ही बच्चा हो। बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसे बच्चों के साथ बात करें तो स्किल्स में दिक्कत होती है ना। कुछ को बिहेवियर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ को फिजिकली, कुछ को मेंटली, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बार वो स्किल्स होने के बाद वो चीज़ें जब उन्हें कनेक्ट कर जाती है, ये पिक्चर्स तो बनानी है, मैं तो वो पिक्चर्स ही बनाता था। तो अच्छा, हमारे स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या कोई बच्चा जो होता है, आपने आपने काम करा ना उनके साथ, हाँ, तो टिपिकली उनके अंदर आपने कितने दिनों में चेंजेस देखे और आपका मेथड अडॉप्ट करते हुए देखा? बिकॉज आपका मेथड तो आइडियली बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, देखिए, आमतौर पर जब भी हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं तो हमें बाद में पता लगता है कि अच्छा ये बच्चा उस कैटेगरी का है, या फिर अच्छा, पहले पता नहीं चलता था? हाँ, क्योंकि वो उस माहौल में रम जाता है और बाद में पता था, ओके, बाद में टीचर से बच्चे रहता था कि सर ये उन बच्चों में से था, एक तो कोने में बैठा रहता है, बोलता भी नहीं, और आज ये बोर्ड पे जा जाके मारकर टीचर से लेता कि मैम मैं जाऊँ क्या। अच्छा, और उन बच्चों से पहले जो जिनको वो क्लास के टॉपर समझते थे, क्लास के टॉपर बैठे हुए, वो मार्कर मांगने आया कि मैं जाऊँ क्या बोर्ड पे। हमने प्रैक्टिकली बच्चे का एग्जांपल दिया कि सर उसे इतने कुछ मंथ्स हो गए थे स्कूल की में आते हुए, उसने एक शब्द नहीं बोला। ये बच्चे की कंडीशन थी। मान लीजिए कि एक साथ कनेक्टिविटी ना हो टीचर के साथ, है ना, या हो सकता है कॉन्फिडेंस बच्चे में दिक्कत होती है, कई बार कॉन्फिडेंस की भी दिक्कत होती है, और कई बार कॉन्फिडेंस इशू किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो बात नहीं करता था। लेकिन आज वो मार्कर लेके ब्लैक बोर्ड पे आपको मिलेगा, उसकी वीडियोस भी मिलेगी आपको मल्टीपल कि मैम मेरी वीडियो बनाइएगा, रोज उसको एक वीडियो अपनी बनवानी है। और वो पढ़ाई में कैसे है? एक्सीलेंट। तो ही गिव्स एग्जाम्स ऑन हिज ओन और हाँ। डज ही खुद ही दे अकेले एग्जाम? हाँ, ओके। ना देखिए, इसमें कैसे चीज़ें ये हो सकती हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं आपको जिनको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है साथ में, कि कोई एक हेल्पर या कोई गाइड, उन्हें आंसर पता है पर लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, वो एक रीज़न हो सकता है। या मान लीजिए कि उसके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसा हुआ है कि वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक किसी लोग से हो सकता है। तो जो लोग उससे कनेक्टेड हैं वो हमारी बात उस तक कन्वे करवाएं, ताकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो उसके साथ सके, ताकि वो बाकी लोगों से भी कनेक्ट हो सके। तो उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं कि हम उसे किस तरीके से करवाएं, लेकिन जो कोर चीज़ है वो सब में बराबर है। हर किसी को पिक्चर बनानी अच्छी लगती है, हर किसी को क्वेश्चन करना अच्छा लगता है। बच्चा जब बोलना सीखता है या बोलना तुतलाते हुए शब्द में भी, आधे अधूरे शब्द में भी सवाल ही पूछता है ना, उसे बोलना नहीं आता, उसे हल्का सा कुछ बोलना आ गया कि, तो वो आपको इशारों करते हुए, है ना, बच्चे आपको मिल जाएंगे कि कुछ बोलते हैं और हल्का सा इशारा करते हैं बोतल, वो पूछ रहे हैं आपसे, और जब बोलना आ जाता तब भी पूछते ही हैं वो आपसे।
उनकी जो पहली चीजें होती हैं वो बोलने नहीं ज्यादा पूछना शुरू करते हैं, लेकिन वो जो पूछना है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है स्कूल के अंदर, क्योंकि उनके सवालों की इंपॉर्टेंस नहीं है, दूसरों के सवालों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए उनके खुद के सवाल खत्म हो जाते हैं। दूसरों की बनाई हुई पिक्चर्स को, दूसरी की ड्रॉ की हुई दिखाई गई पिक्चर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय उनकी खुद की पिक्चर्स को। स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट भी ये है कि वहां पे भी उसमें कह सकते हैं कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन है तो दूसरे की ही खुद की पिक्चर्स। स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं, खुद की पिक्चर्स बनाना और दूसरे की पिक्चर्स देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर खुद की पिक्चर्स बनाते हो हाँ। और किसी और की पिक्चर्स देखते हो, इसमें कितना फर्क होता है? उतना ही जितना खुद के घर में दूसरे के घर में होता है। तो आप ये कह रहे हो कि पूरा पूरा घूम फिर के आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके हाथों में आता है, जैसे पिक्चर्स आपकी खुद हाँ। की होती हैं, कहानियां भी खुद की होती है, चैप्टर आपका प्रिपरेशन आपको खुद का होता है, कैसे भी हो। हाँ, देखिए पहले नॉलेज आएगी, पहले कॉन्फिडेंस आएगा। ऑब्वियसली पहले कॉन्फिडेंस आएगा। इसके पास कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज अपने आप ले लेगा, जरूरत नहीं है ना। और क्लास 8th में जो साइंस है वो साइंस का कोर्स है कि सोर्स है? मेरे ख्याल से तो कोर्स ही होता है। कोर्स है या सोर्स है? संपूर्ण साइंस, संपूर्ण बायोलॉजी उसके अंदर है। संपूर्ण साइंस तो अगर आप कोर्स का मतलब तो कंप्लीट हुआ ना। क्या वो कंप्लीट है? ये सोर्स है कि बेटा ये होती है, यहाँ से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। वो सोर्स है कि कोर्स है? मतलब इस वाले तरीके से आप पूछोगे तो सोर्स ही होगा यार। हाँ, कि और टीचर कोई सोर्सर नहीं है कि जो आपको सोर्स प्रोवाइड करवाए, है ना। वो बस एक आपको मार्गदर्शक टाइप का है कि अब कहाँ आप चल रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आप हल्का सा लगा के वो सीधा कर दे, जस्ट ये जर्नी तो स्टूडेंट की है, जर्नी स्टूडेंट की है। ऑलवेज हैज बीन लाइक दैट। आप टीचर को हाथ पकड़ के खींच के लेके नहीं चलना है, उसे चलाना सिखाना। वो कभी गिरेगा, कभी घुटने के बल चलेगा, लेकिन चलेगा। ये सोचिए कि घुटने के बल चल रहा है, ये चल नहीं पाएगा, गोदी में ना ले उसको, ना उसका हाथ पकड़ के उसे खींचे, उसे चलने दे, पीछे रहिए। वो गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा। आप भी ऐसे चले थे, वो भी ऐसे चलेगा, और गारंटी इस बात की कि वो चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। फिजिकल चीज में तो दिक्कत नहीं कि चलो गिर रहा है, चोट लग जाएगी। पढ़ाई में कैसी दिक्कत? गलत हुआ, सही हो जाएगा, है ना। वहां पे फिजिकली में दिक्कत है कि चल रहा है, साइकिल सीख रहा है, कुछ भी फिजिकल काम हो रहा है, पे दिक्कत है कि चोट लग सकती है, जान जा सकती है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो? गलत हो रहा है, आज गलत किया है, कल सही हो जाएगा। करा तो सही, हमें गलत से डर लगता है। तो बेसिकली पहले गलतियां करो, हाँ, और जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, गलती कर करके उतना ज्यादा सीखते रहो। पर ये गलतियां पहले पेपर पे हो, पेपर पे हो, सीधे फील्ड में ना हो। कई सारे लोग लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं ना, कि करके सीखो। हाँ, पहले पेपर पे गलती, पहले पेपर पे करें। पेपर पे इन द सेंस कि जो आपको समझ में आए उसे पेपर पे ड्रॉ करें, पेपर पे बनाएं उसको, फिर बोर्ड पे बनाएं, है ना। पहले आपके माइंड में बनेगा, इन माइंड हो गया, ऑन पेपर लेके आए उस चीज को। ऑन पेपर में जो आपके साथ के लोग हैं वो उसको देखें, फिर बोर्ड पे लेके आए, मतलब एक्सपर्ट के पास, यानी टीचर, है ना, या बड़े उससे बात करते तो एक्सपर्ट के पास लेके जाए, फिर फील्ड में बनाए उसको। सीधे फील्ड में ना लेके जाए बच्चे को। वो ये कोशिश कर रहे हैं फील्ड से माइंड में फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना। माइंड में पहले बने, उसको पेपर पे, जैसे ज्ञान दिमाग से बाहर निकालने की चीज है, दिमाग में भरने की चीज है, निकालने की चीज है, और फील्ड में जाके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, भर रहे हो उसके अंदर। ये तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। ये कई सारे लोग इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ना सर, ना नाम तो उसको आप क्या कहते हो? सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। तो आपने अभी बताया राइटिंग, विजुअलाइजेशन, देन मतलब राइटिंग, रीडिंग, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, क्वेश्चनिंग स्किल, ट्रांसलेशन स्किल। पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? पिक्चराइजेशन मींस जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बनाने को पिक्चराइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन जो आपने देखा था उसको बनाना, जो माइंड में चल रहा है, मन में जो चल रहा है। मैं आपको बोलूं, इस रूम में कोई जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई 5 चीजें बनाए, ये पिक्चराइजेशन हुआ। जो आपको दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, फैन बना दिया, बोतल दिखा दी, कैमरा, जो आपको दिख रहा है। विजुअलाइजेशन में मैं बात करूंगा कि राम स्कूल जा रहा है, इसका पिक्चर बना, है ना। अब राम शायद आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन नाम का लड़का अपना विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। और जब मैंने बोला जो दिख रहा है, जो आसपास के कम रूम में, क्लासरूम में, या जहाँ आप कंपोनेंट्स को पिक्चराइज कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल राम कमरे में है, एक राम स्कूल जा रहा है, तो राम मैं राम को विजुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन उसके आसपास के जितनी भी चीजें मैंने उसको पिक्चराइज करी है। हाँ, तो मतलब उसका जो दृश्य है वो पिक्चराइजेशन है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में जो विजुअल है, जिसके अंदर बंदा एक्शन ले रहा है, वो मेरा विजुअलाइजेशन है। यही है ना? ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट बताइए मेरे को, चौथा मतलब रीडिंग,
सॉरी राइटिंग, रीडिंग, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, देन क्वेश्चनिंग स्किल, हम क्वेश्चनिंग स्किल करवाते अच्छा क्वेश्चन किसके ऊपर? हैं। क्वेश्चनिंग स्किल शुरुआत होती है पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर शुरू करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़, पेन रखा है, मार्कर रखा है, बॉटल रखी है, हमने बोला इस पर क्वेश्चन बनाओ, या प्रैक्टिकल भी करके देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट लें और किसी बच्चे से पूछें बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताओ, तो 98%, 99% तक जिस स्कूल में हम गए हैं, हमने बोला कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बताओ। जो पहला बच्चा खड़े होकर बोलता है दिस इज अ बॉटल, ये उसका क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम बाकी बच्चों से पूछते हैं कि दिस इज अ बॉटल, ये क्वेश्चन है कि आंसर? बाकी सब एक सुना बोलते हैं कि सर ये तो आंसर है। तब जो ख्याल रहता है अरे ये तो मैं आंसर बोल रहा हूँ, इतने साल उसे आंसर रटते रटते आंसर बोलने की आदत पड़ी है क्वेश्चन की। तो वहाँ पर क्वेश्चंस बनाना सिखाया जाता है। ये प्रैक्टिकली आप अपने बच्चों के साथ करके देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस बोलते हैं कि आंसर बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी सामान आप सामने रखो, उससे ऊपर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा बच्चे से कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बताओ। लेकिन ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा नहीं बता पाएगा, कि परसेंटेज कि वो जो क्वेश्चन तो क्वेश्चन सब तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं? हाँ, इसमें फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? पहले हम क्वेश्चन वर्ड के ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, हाँ? क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, क्यों। फिर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि बेटा जिस भी सेंटेंस के अंदर ये आएंगे ये क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे ये बॉटल क्या है, अगर इसके ऊपर वो ना बता पाए तो मैं बोलता हूँ मेरे ऊपर क्वेश्चन बनाओ। कोई भी कनेक्टिविटी चीज, जैसे मैं उनके लिए नया हूँ तो मेरे ऊपर क्वेश्चन बनाना उनके ज्यादा आसान है और बहुत एंटरटेनिंग भी है उनके लिए। तो मेरे ऊपर ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे कि सर आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, है ना, कब तक रहेंगे, क्या आप मेरे घर भी आएंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना वो बच्चे। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, अच्छा इसे क्वेश्चन कहते हैं, आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, अब कोई नहीं दे दीजिए, फिर तो वो खुल गए, तो कुछ भी बनवा लीजिए उनसे। ये तो बेसिक्स हो गए, मान के लो हाँ। कॉम्प्लेक्स चीजें होते होते होता है, होते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं बेसिक से ही करते हो। स्टार्ट बेसिक से होता है, सीधे खुदाना नहीं है, चलना सिखाना। ओके ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चनिंग स्किल के बाद आता है हिंदी चैप्टर में की। हिंदी चैप्टर लेनी है। हाँ, हम पहले हिंदी के चैप्टर्स को बनवाते हैं। क्यों हिंदी? हिंदी इसलिए क्योंकि मदर टंग है, ज़्यादा आसान है बच्चों को कन्वे करना, इसलिए। जैसे एक स्टोरी हम पहले बनवाते हैं कि जैसे पैसा कौवे वाली, है ना, कछुआ खरगोश वाली, या कोई भी कहानी जो बच्चों को अच्छी लगी, जो हमें उन्हें अच्छी लगे, जो उन्हें आती है, जो उन्हें अच्छी लगे, इस और उसको फिर क्वेश्चन बनाते हैं, पहले पिक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद स्टोरी बनाते हैं, फिर क्वेश्चन। जो अपना ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था, सेंटेंस वाला, कि सेंटेंस की पिक्चर्स बनवाते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स बनवाई, फिर सेंटेंस की पिक्चर्स बनवाई, सेंटेंस की पिक्चर के साथ क्वेश्चंस भी बनवाते हैं हम साथ में। जैसे ऊपर अगर लिखा है कि सीता गिटार बजा रही, ऊपर सेंटेंस हुआ, नीचे इसकी पिक्चर हुई, और इसके नीचे 5 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट इज इनफ, क्योंकि हम ओरल पहले कर चुके हैं। जैसे मैंने से पहले हमने बात की ना, इन माइंड ऑन पेपर, पेपर पे पहले बाद में होगा, पहले माइंड में होगा। कि क्लास अगर बैठी है तो पहले बच्चों से हम ओरल पूछते हैं कि बेटा इसमें क्वेश्चन बताओ, इसमें क्वेश्चन बताओ। और ये वाला जो मेथड है ये तब तक चलेगा तब तक ऑटो पायलट ना हो जाए, बिकॉज ऑटो पायलट बिकॉज में पूरे 15 दिन स्किल्स होने के बाद, हिंदी चैप्टर मेकिंग होने के बाद इंग्लिश चैप्टर मेकिंग होगी। उसके लिए ट्रांसलेशन आना चाहिए, जो टेंस और सेंस की और वर्ड मीनिंग की हेल्प से हो जाता है। इसके बाद इंग्लिश चैप्टर मेकिंग होती है, इसके बाद सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। अच्छा, कि आप हिंदी के 2-3 चैप्टर बना लीजिए, इंग्लिश के 2-3 बना लीजिए, एसएसटी के बना लीजिए। अब बस आपको बना के देखना है कि बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। इसमें पोयम, दोहे जो चीज़ें होती है ना, बाद में बनाना है, पहले सिंपल चीज़ों को बनाना है। एसएसटी के 2 चैप्टर्स बना लीजिए, ज्योग्राफी की 2 बना लीजिए। ये होने के बाद ये बस 2 बना के देखते चलिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। टेस्टिंग, खुद की टेस्टिंग, कि जो स्किल्स मेरे पास हैं, क्या मैं उस चैप्टर से बना पा रहा हूँ कि वो टेस्ट होना है बस। आपको सॉफ्टवेयर अगर है जहाँ पे मैं ऐसे डाल के बता सकूँ कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल वो टीचर, हाँ वो टीचर, वो टीचर है, हाँ। टीचर स्कूल का टीचर या आपका टीचर? आप स्कूल का टीचर। हम टीचर्स को कैपेबल बनाते हैं। बट हमारे करेंटली टीचर्स है वो तो बोलते ही नहीं है कि ये वाला करना है। अच्छा, तो मतलब आपके ट्रेन टीचर्स ही वेरीफाई करेंगे? हाँ, अच्छा समझ गया, गॉट इट। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि जो नए टीचर्स हैं, हाँ। स्कूल के टीचर्स है, टिपिकली उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है। देखिए कि, और ऐसा नहीं है कि जैसे आप मुझे एनएपी 2020 की, उसमें भी लिखा कि बच्चों से पिक्चर्स बनवाने और क्वेश्चंस बनवाने हैं। कितने स्कूलों को ये बात पता और कितने स्कूल इसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है उन्हें। और बहुतों को ऐसा नहीं पता नहीं, पता है, पर कैसे करवाएं। अब उन्हें कोर्स पूरा करवाएं या बच्चों से पिक्चर्स बनवाएं, कोर्स है कंप्लीट ना? कराते हैं बिकॉज़ उनके ऊपर एक टारगेट होता है। हाँ, बच्चों के खुद के क्वेश्चंस करवाएं, या जो बुक के क्वेश्चन के आंसर, जो एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर आने हैं, वो देने हैं, उन्हें वो करवाएं। तो एक वे नहीं है, एक मेथड नहीं है उनके पास। गवर्नमेंट ने तो बोल देगी करवाओ, कैसे करो अपने अपने हिसाब से करवाओ। तो जब तक प्रोसेस, एक स्टेप्स उनके पास नहीं होंगे, तब तक वो नहीं करवा पाएंगे। तब वो बच्चों को लेके कुदाते हैं या गोदी में लेकर दौड़ाते हैं बच्चों को अपने साथ।
तो वो स्टेप्स देते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जिस बच्चे ने हर एक लाइन को पढ़ के पिक्चर्स बना ली, क्वेश्चंस बना ली, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो ना बना पाए? मैं ये नहीं कह रहा हर चीज उसको आ जाएगी। 10 में से 8 लाइन समझ पाया ना, समझ तो पाया। पहला चैप्टर पढ़ेगा हो सकता है 8 ना 3 समझ पाया, समझ तो पाया ना। जिसने खुद दूसरों से सुनी 10 की 10, एक बच्चा वो है। एक बच्चे ने पढ़ा और 3 पहले खुद समझ ली, ज्यादा बेहतर तो खुद समझने वाला हुआ। आज 3 समझिए, कल 10 समझ लेगा। तो बेसिकली छोटे छोटे विंस, माइक्रो विंस इनिशियली स्टार्ट करें। तभी तो मैंने बोला कितने दिनों में, तो आप बताओ 15 to 30 डेज के अंदर होगा मैक्सिमम। और अगर अकेला बंदा वो स्टार्ट कर रहा है उसको कितने दिन? फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स नहीं, 1 वीक। इसके से डिपेंड करता है कौन कौन सी स्किल्स आपके पास है। सो थैंक यू सो मच निखिल। आई थिंक नए भारत और नए युवा के लिए जो आपने प्रोत्साहन दिखाया है थ्रू दिस पॉडकास्ट, आई होप ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और आपका जो स्टडी मेथड है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, बिकॉज एजुकेशन नीड्स टू इम्प्रूव। बिल्कुल। So thank you once again. थैंक यू सर। Amazing having you. थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ अदिति, आई एम फ्रॉम उदयपुर। मैंने ये टॉपिक निखिल सर की स्टडी प्रोसेसिंग मेथड से सीखा है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैंने इस टॉपिक को ऐसे बनाया कि मैंने पहले चैप्टर जो टॉपिक है उसको रीड करा था, देन मैंने उसको जो मैं पिक्चर्स बना सकती हूँ हर सेंटेंस से, फिर मैंने उसको विजुअलाइज करा था, देन मैंने मेरी कॉपी में बनाया था, एंड देन अब मेरे को वो चैप्टर पूरा सॉलिड हो चुका है, इसलिए अब मैंने उसको बोर्ड पे बनाया है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं आपको कोल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कोल में सबसे पहले आता है कि कोल बना कैसे था। बहुत टाइम पहले एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था जिसकी वजह से जितने भी ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल वगैरह थे वो सॉइल के अंदर बर्ड अप हो गए। सॉइल के अंदर बर्ड अप होने के कारण उनके अंदर से जो ऑक्सीजन था वो निकल गया था और नाइट्रोजन निकल गया था। तो फिर उसके अंदर बचा था कार्बन, जो धीरे धीरे बन के कोल में फॉर्म होने लग गया था। इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोल के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आता है पीट। तो पीट जो है ना, एक ऊपर वाले जब टॉप लेयर में था, जो जितने अच्छे से एकदम वो डेवलप नहीं हो पाया, तो ये इसका टेक्सचर थोड़ा सॉइली जैसा होता है, जेली जैसा होता है। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट, जो इतना लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है। नेक्स्ट है बिट्यूमेन, इसको हम हाउस होल्ड कोल की तरह भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंथ्रासाइट। ये सबसे स्टार्टिंग में डेवलप होना सबसे पहले स्टार्ट हो गया था, इसलिए बहुत हार्ड है, रॉक टाइप का है ये। अब हम देखते हैं सबसे पहले एंथ्रासाइट के बारे में कि होता क्या है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोल है उसके अंदर 90% कार्बन होता है, जो सारे कोल्स में सबसे ज़्यादा कार्बन है, और जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतना अच्छा कोल होता है। नेक्स्ट, इसका यूज़ मेनली फैक्ट्रीज में करते हैं, और पहले जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन्स होती थी उसके अंदर यूज़ करते थे इसको। नेक्स्ट आता है बिट्यूमेन। बिट्यूमेन के अंदर 85 to 80% कार्बन होता है। इसको हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी होता है एंड इसको इतना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, तो हम इसको आसानी से जला सकते हैं। नेक्स्ट है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 75 to 70% कार्बन होता है। इसका मेनली यूज़ पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट लास्ट पीट, इसमें 70 to 60% कार्बन होता है। इसका यूज़ मेनली एक स्नोई एरियाज़ में होता है, जहाँ पे आपको
हीट की ज़रूरत है, जहाँ पे एकदम स्नो रखे तो वहाँ पे पीट का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है कोल को हम उसके प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं, पर उसके जो जो और एलिमेंट्स हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उनके एलिमेंट्स को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोल को हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जिससे सबसे पहले निकलती है कोल गैस। कोल गैस फिर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है, फिर जो कोल तार है वो थिक ड्रॉप्स की फॉर्म में आके नीचे सेटल हो जाता है। फिर कुछ गैसेस जो निकलती है, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑल, वो पानी में जब मिक्स होती है तो अमोनिका लिकर बनता है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट में पूरा बर्न होने के बाद जो कोल बचता है उसे हम कोक बोलते हैं। कोक पोरस सा होता है एकदम और ब्लैक कलर का होता है। कोल गैस जो है उसको मोस्टली फ्यूल की तरह यूज़ करता है। नेक्स्ट होता है कोलता। कोलतार ब्लैक थिक ड्रॉप्स जैसा है। पहले हम इसे रोड्स एंड ऑल में यूज़ करते थे, पर फिर इसकी वैल्यू पता चली तो अब हम इसे डाइस, पेंट्स, हाँ इन सब चीज़ों में यूज़ करता है। फिर आता है कोक। कोक में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, 95% कार्बन होता है इसके अंदर, और इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ करता है। नेक्स्ट है अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर को हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन एंड और सारी गैसेस मिक्स होती है, तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। नाउ हमारे साथ अनाइशा है जिन्होंने एक टॉपिक को तैयार किया, एक स्टोरी को तैयार किया। सेम प्रोसेस है। तो अनाइशा, इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है स्टोरी ये? ये राजा जो है ये महल में रहता है और राजा को जंगल जाने में मन है। उसके बाद वो हिरन को देखा और उन्होंने मार दिया हिरन को और दूसरे जानवर को मारा था, और उसके बाद वो जानवर मर गए और अपने घर चले गए। फिर वो अपने थ्रोन में बैठे थे। ये स्टोरी है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसके में? Why do a king live in a palace? Why is king out of the palace? Great. Why did king went to the jungle? Why did king saw a deer? And why did king kill a deer? Why did a deer died? And why did king kills other animals? And why did the other animals died? And why did king went back to his home? Why did king sat on a throne? अच्छा, एक चीज़, जैसे ये क्वेश्चंस आपने खुद ने बनाए थे, Yes. ज़्यादा बेटर क्या है कि हम क्वेश्चंस जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं, जो टीचर के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स बुक में से नोट करें, खुद के क्वेश्चन बनाएं और खुद के आंसर बनाएं। ज़्यादा बेहतर क्या है? बढ़िया तो समझ वो make own questions and understand. तो बच्चों को खुद के क्वेश्चंस बनाने चाहिए और खुद के आंसर लिखने चाहिए, या बुक में से आंसर्स को नोट डाउन करने चाहिए? खुद के आंसर्स लिखना चाहिए और खुद के क्वेश्चंस भी लिखना चाहिए। तो अब आने वाली आगे वीडियोस में खुद के बनाए हुए टॉपिक्स के क्वेश्चन और आंसर्स दिखाएंगे अपने। So yeah, obviously